नमस्कार। वक्त बात में दम का है। मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य की मदरसों में होने वाली फंडिंग पर सख्त निगरानी बढ़ाने का फैसला लिया है और विशेष रूप से विदेशी फंडिंग से यानी विदेश से आने वाली जो फंडिंग है उसकी जांच कराई जाएगी ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पे लगाम लगाई जा सके। इस फैसले के सियासी मायने भी हैं, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि साहब असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार इस तरह के हथकंडे अपनाती है, इस तरह के फैसले लाती है और सरकार पे आरोप है कि जो असल मुद्दे हैं जिन पे ध्यान होना चाहिए उन पे ध्यान ना देकर सरकार का फोकस केवल मदरसों की फंडिंग पर है। लेकिन सवाल ये कि क्या मदरसों की जो विदेशी फंडिंग है उसका स्रोत नहीं पता होना चाहिए, क्या उसमें पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए? इसी पे बात करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के मदरसों पर सीएम योगी का बड़ा फैसला। मदरसों में विदेशी फंडिंग की होगी जांच। कैसे बनी बिल्डिंग, कहां से हुई फंडिंग, विदेशी फंडिंग का पता लगाएगी एसआईटी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी मदरसों के वित्तीय लेन देन की जांच कराने का फैसला किया है। इस जांच का मुख्य उद्देश्य मदरसों में आने वाली विदेशी फंडिंग के स्रोत का पता लगाना है। सरकार का कहना है कि यह जांच केवल संस्थानों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मदरसों के संचालकों के निजी बैंक खातों की भी जांच की जाएगी। जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि मदरसों के भवन निर्माण में कितना पैसा खर्च हुआ और उस धन का वास्तविक स्रोत क्या था। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश करेंगी कि कहीं अवैध या संदिग्ध स्रोत से फंडिंग तो नहीं की गई। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भी मदरसे संचालित हो रहे हैं उनकी फंडिंग कहां से हो रही है और उस पैसे का उपयोग कहां पर कर रहे हैं। अगर उन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया है, बिल्डिंग बनाई है, उस बिल्डिंग के लिए भी पैसा कहां से आया है, इन सारी चीज़ों की जांच होगी और पारदर्शिता जो भी उसके संचालक हैं उनको स्पष्ट करनी होगी। जो व्यवस्था है उनको पारदर्शी बनाना होगा। और इसके पहले भी आप देखिए जिस तरीके से झूमर बाबा जैसे लोग मदरसे संचालन के आड़ में किस तरीके से हिंदू बहन बेटियों का धर्म परिवर्तन कराते हैं, उनके साथ रेप और हत्या जैसे मामले भी संज्ञान में आए। साथ ही साथ जिस छोटी छोटी बच्चियों का धर्म परिवर्तन करा करके और उनको किस तरीके से दूसरे धर्मों में उनकी शादियां कराई और उनके साथ किस तरीके से अत्याचार हुआ, इन सारी चीज़ों से बचा जा सके इसलिए एसआईटी गठित करके एक जितने भी उत्तर प्रदेश के जो भी इस तरीके के मदरसे हैं संचालित हो रहे हैं, अगर उनकी विदेशी फंडिंग हो रही है तो विदेशी फंडिंग के साथ क्या शर्तें हैं, क्या उपयोग कर रहे हैं उसका, इन सारी चीजों की जांच होगी। जानकारी के मुताबिक विदेशी फंडिंग से जुड़े मामलों की जांच एटीएस स्तर की विशेष जांच टीम कर रही है। राज्य सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो जांच एजेंसियों को हर संभव सहयोग उपलब्ध कराएं। हालांकि विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए और सरकार को घेरा और कहा कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार जब जनता के जवाबों से बचना चाहती है तो कहीं न कहीं हिंदू मुसलमान की धुरी पे जनता के ध्यान को भटकाने का प्रयास करती है। 2021 और 2022 में 479 करोड़ की भारी भरकम राशि मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए जारी करने वाली सरकार और 404 करोड़ उससे पहले की अवधि में जारी करने वाली सरकार आज तक मदरसों को आधुनिक ना कर पाई। अब मदरसों के वित्तीय लेन देन और जांच की बात कर रही है। वास्तविकता यह है कि कल बजट आया है और बजट आने के बाद सरकार जिस तरह से जनता के लिए, सामान्य वर्ग के लिए कुछ नहीं ला पाई, अब उन मुद्दों से भागने के लिए पत्रकारों का, मीडिया का, जनता का ध्यान भटकाने के लिए मदरसों को सामने लाया गया है। योगी सरकार पहले सुनिश्चित और तय कर ले, क्योंकि जनता अब अपनी दैनिक दिनचर्या और उससे जुड़े मुद्दों पे जवाब मांग रही है। जिस जवाब को देने से योगी सरकार, भाजपा सरकार, अन्य भाजपा शासित सरकार के राज्यों में लोग बच रहे हैं। उधर सरकार का कहना है कि जांच का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना और किसी भी तरह की संदिग्ध फंडिंग पर रोक लगाना है, जबकि विपक्ष इसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला कदम बता रहा है। फिलहाल इस मामले पर सियासत उत्तर प्रदेश की पूरी तरह गर्मा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो उत्तर प्रदेश में जो मदरसे हैं उनमें जो विदेशी फंडिंग है अब उसका पता लगाया जाएगा, उसका सोर्स क्या है, किस तरह की ये फंडिंग है, कौन फंडिंग कर रहा है, उसका इस्तेमाल कैसे हुआ, जो मदरसों की बिल्डिंग है वो कैसे खड़ी हुई, पैसा कहां से आया, किस तरीके से उस पर लगाया। चूंकि कई जगह
अवैध गतिविधियों की भी खबरें आती हैं, तो उसको लेकर भी यहां और पारदर्शी सिस्टम बनाने की कोशिश है। हालांकि विपक्ष कह रहे हैं कि साहब ये तो ध्यान भटकाने की कोशिश है, असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम किया जाता है, मदरसे किया जाता है और इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। लेकिन इसको समझेंगे कि कितना जरूरी है, क्यों पारदर्शिता जरूरी है, क्यों अगर फंडिंग हो रही है तो उसका सही जानकारी सिस्टम के पास होनी चाहिए। पैसा कहां से आया, किसने दिया, क्यों दिया, कहां लगा, कितना लगा और उसका क्या क्या इस्तेमाल हुआ, यह पता होना चाहिए। क्योंकि कैसे कनेक्शन मदरसों के ऐसी ऐसी गतिविधियों से भी कई जगह जुड़े हुए पाए गए, जिससे देश को नुकसान हुआ, लोगों को नुकसान हुआ, और उसी सिस्टम को पारदर्शी बनाने की कोशिश, सरकार का यह हवाला और विपक्ष का यह कहना कि जब कोई मुद्दा ना हो, बजट से ध्यान भटकाने के लिए, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। ये विपक्षी नेताओं का कहना है। तो विदेशी फंडिंग का पता एसआईटी लगाएगी, एटीएस की स्पेशल टीम, और मदरसों में आखिर विदेश से जो पैसा आ रहा है उसका स्रोत क्या है, भेजने वाला कौन है, जिस पैसे को भेजा उसका इस्तेमाल कहां हुआ, आलीशान इमारतों में जो मदरसे कई जगह चल रहे हैं उनका पैसा कहां से आया, वो कहां इस्तेमाल हुआ, यहां तक कि जो संचालक है उनके निजी खातों की भी जांच होगी। यह भी एक बड़ी बात है। और हमारे साथ सर्वेश त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, चंद्रांशु जी महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हैं, और आशुतोष अग्निहोत्री जो कि कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ हैं, और आलोक वत्स भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कुछ देर में हमारे साथ होंगे। तो चूंकि मुद्दा वही और इस पर सियासत लगातार हो रही है और अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, आलोक वत्स भी अब से कुछ देर में हमारे साथ होंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सर्वेश भाई, आप लोग, चूंकि सरकार ये कह रही है कि भाई जो पैसा विदेशों से आ रहा है उसका पता होना चाहिए, वो किसने भेजा, क्यों भेजा, उसका इस्तेमाल कहां हुआ, और आप कह रहे हैं कि जब कोई मुद्दा नहीं बचता, जब असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का मुद्दा लाया जाता है, क्या ये असल मुद्दा नहीं आपको लगता? नहीं, देखिए बात यह है कि अगर कहीं पे ऐसा कुछ हो रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है वो करे, बिल्कुल करे, हमें कोई उससे ऐतराज नहीं है। मुद्दा यह है कि आपकी प्रायोरिटीज एज अ गवर्नमेंट, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, ये क्वेश्चनेबल होती है। एसआईटी एक अभी युवराज मेहता की मृत्यु हुई थी, उसमें भी गठित हुई थी, उसकी कोई अभी तक कोई रिपोर्ट, मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई कार्रवाई हो गई उसकी। बहुत सारे और मुद्दे हैं जो इससे भी ज्यादा जरूरी है। और अगर ऐसा है तो देखिए बात यह है कि अभी कई सारी चीजों पे, खासकर जो है सनातन के मुद्दे पे, जो कोर मुद्दा रहा है इस पार्टी का, और कोई विकास का मुद्दा कभी रहा नहीं है, तो उस पर ये कई चारों तरफ से घिरी हुई है। चाहे वो शंकराचार्य जी का मुद्दा रहा हो या फिर काशी का मुद्दा रहा हो, तो अभी इनको ध्यान भटकाने के लिए बजट भी था, इट वाज ऑफ नो अवेल टू नॉर्मल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश के लिए तो कुछ भी ऐसा नहीं था जो जनता को फायदा हो। तो कई सारे मुद्दों पे ये जो कहा जा रहा है कि ये ध्यान भटकाने का, ये भी है। लेकिन एक चीज और समझने की जरूरत है, शिक्षा इन जनरल, शिक्षा को ध्वस्त करना इस सरकार का ध्येय रहा है। चाहे वो प्राथमिक विद्यालय रहे हो, उनका कंपोजिशन हो, चाहे वो मदरसे हो, इस तरह का खौफ बैठाना, इस तरह की हरकतें करना, अगर ये है तो इसको इनकम्पास करिए। फिर सारे आश्रम जो है, भाई आसाराम बापू भी पकड़े गए थे और राम रहीम भी पकड़े गए थे, फिर आश्रम भी क्वेश्चनेबल हैं, उनको भी एसआईटी, ये पूरा एकदम क्लियर करिए कि सबको लाया जाए इसमें। जहां जहां ऐसे डोनेशंस हो सकते हैं, जहां ऐसी फंडिंग हो सकती है जिसका ऑडिट होना जरूरी है, फिर इस एसआईटी को केवल मदरसों तक सीमित मत रखिए, इसको और इसका जो कंपास है और बड़ा करिए। मैं बस ये चाहता हूं कि जो भी हो फेयर हो, और जो असली मुद्दे हैं, हाँ, जो अभी मुद्दे हैं जनता के, उनको सुना जाए। ये भी तो मुद्दा, देखिए मुद्दा ये भी सुरक्षा से जुड़ा है सर्वेश, ये भी सुरक्षा से जुड़ा है, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा से मुद्दा जुड़ा है। आपको भी पता है कई जगह से ऐसे मामले भी आए हैं जो राष्ट्र विरोधी थे और राष्ट्र को उससे बड़ा नुकसान भी हुआ। तो ये भी अगर विदेश से, सुनिए पहली बात कह रहा हूं कि सुरक्षा से कोई भी मुद्दा जो जुड़ा हो, उस पर जो किया जा सके सरकार करे। लेकिन सुरक्षा, एक व्यक्ति की सुरक्षा हमने नोएडा में देख ली थी कि हमारी सुरक्षा नोएडा जैसी जगह पे कितनी खोखली है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में हम जीरो हो गए थे। डिजास्टर मैनेजमेंट में 3 घंटे तक पिता वहां खड़ा रहा और कुछ नहीं, वो बच्चे को नहीं बचा पाए हम। और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर, देखिए वो घटना हुई तो सवाल उस पर भी उठे ना सर्वेश, उस पर भी हम लोगों ने सवाल उठाए ना, भाई सिस्टम की नाकामी थी तो उस पर भी उठे। अब जब ये मुद्दा है तो इस पर भी सवाल तो पूछा जाएगा कि भाई आपत्ति क्यों है। जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी
की हेड होती है डीएम, आज भी वही की वही बैठी है ना। क्या वो हटा दी गई, उस पर कोई कार्रवाई हुई? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो प्रायोरिटीज है हमारी, जहां हमें सही में जान बचाने की जरूरत है, वहां उस सरकार को कोई फिक्र नहीं दिखा। चंद्रांशु जी, जहां इसको शायद मैं आऊंगा आपके पास। चंद्रांशु जी, चूंकि मदरसों का जिक्र होते होते आप जो जिक्र है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने आश्रमों का भी कर दिया कि भाई सिर्फ मदरसे ही क्यों, आश्रम भी इसकी जद में आने चाहिए। चंद्रांशु जी, मुझको लगता है कि सर्वेश भैया को थोड़ा होमवर्क की अभी और जरूरत इसमें पर भी है कि अगर उनको ये बात पता होता तो मंदिरों की जिक्र मदरसा के साथ जोड़ के कभी नहीं करते। उनको ये बात पता होता कि अभी भी जो बड़े संस्थान हैं या बड़े संस्थान हैं उसका फंड वो या चढ़ावा जो राम भक्त या बालाजी मंदिर हो चाहे जहां भी है, इस तरह से जो मंदिर है वो सरकार के अधीनस्थ ही है। बल्कि बाबा मैंने मंदिर नहीं कहा, बाबा मैंने आश्रम कहा, मंदिर नहीं कहा बाबा। अरे आश्रम ही होते हो, नहीं मंदिर नहीं कहा मैंने। बालाजी जानते हैं आप बात कर, बालाजी जानते हैं, बालाजी आश्रम ही है। बिल्कुल जानता हूँ। आपको आपने मंदिर कहा इसलिए मैं कह रहा हूँ, मंदिर नहीं कहा। आई वाज वेरी क्लियर। हर आश्रम में मंदिर है। आप त्रिपाठी लिखते हैं, आप इस बात को आपको जानकारी आसाराम बापू में भी कोई मंदिर था क्या? तो कहाँ है फिर आसाराम बापू भाई? उससे जस्टिफाइड हो गया क्या? नहीं आसाराम बापू फिर कहाँ है? जेल में है कि नहीं? कृत्य जस्टिफाइड हो गया क्या? जेल में तो मैं वही कह रहा था कि कोई भी आश्रम फिर ऑडिट में आना चाहिए। बीच में उनके कृत्य के साथ। चलिए अभी बात पूरी करने दे एक बार, आप बाद में काउंटर कर लीजिएगा। हाँ चंद्रांशु, बस उसको करेक्ट कर रहा था और कुछ नहीं। आप बोलिए मत करिए, आप पूरी बात सुनिए। आप आश्रम जहां होगा वहां मंदिर होगी। आश्रम में मंदिर नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। आपको इस बात को जानकारी होनी चाहिए। मैं एक बालाजी का उदाहरण आपको दे रहा हूं, वो हाथीराम मठ का है, आश्रम है, मंदिर भी है। हम जिस आश्रम में रहते हैं उसका नाम राम वल्लभा कुंज है, वो आश्रम है, पर वहां पर हमारे राम वल्लभा कुंज सरकार मंदिर भी है। जहां आश्रम होंगे वहां मंदिर होंगे, इस बात को आप मानिए, क्योंकि जो भक्त होते हैं उपासना के लिए मंदिर रखते हैं। ये हमारी परंपरा उदाहरण है, इस चीज को आप, इसमें कोई विवाद की कोई बात नहीं है। इस बात को मैं उठा रहा हूं, सरकार हमको छोड़ दे। हमारे मंदिरों को जो हमारे भगवान के भक्त जो चढ़ाते हैं उसका चढ़ावा लेकर के सरकार अपने कब्जे में रखती है, और उससे कहीं ना कहीं मदरसों को भी अनुदान देती है। वो बंद करें, हम तो मांग कर रहे हैं उल्टा आपके माध्यम से। आप भी मेरी आवाज उठा के पहुंचाओ उनके तक। शोएब सिद्दीकी, चलिए मैं आता हूँ। शोएब सिद्दीकी, चलिए आप बात पूरी कर लीजिए। शंकराचार्य जी का मुद्दा स्नान का नहीं था, वो कोई मुद्दा था नहीं। आप भी जानते हो वर्चस्व का स्नान करने का, वर्चस्व को लेकर गंगा स्नान करने के लिए कोई नहीं रोका, वो प्रशासन की है, उसमें राजनीति नहीं होना चाहिए था। हम सब लोगों ने इस बात को कहा। तीसरी बात, अब मदरसा पर मैं आता हूं, एक बात आपसे पूछता हूं, आप बताओ आज तक मदरसा का लगभग 70-80 साल देश को आजाद होने के बाद भी मदरसा का क्या योगदान गया है, और मदरसा से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने आईएएस है, कितने आईपीएस है, वो बताओ। और दूसरा बताओ कि मदरसा के मंदिर जो शिक्षा का मंदिर होना चाहिए था उसमें से कितने AK-47 निकले, कितने AK-47, कितने बारूद का जखीरा निकला, और कितने कुकृत्य वहां से निकले। इन पर अगर लगता है, उस पर जो फंडिंग होती है, अगर विचार किया जाता, सरकार करती है, तो हर बात में विरोधी क्यों करना? अगर निष्पक्ष जांच हो किसी का, हम कहते हैं हमारे ट्रस्ट का आश्रम ठीक है। शोएब सिद्दीकी, क्यों बात करना, क्यों सोचना? क्या इस पे आपत्ति होनी चाहिए कि भाई जो मदरसों में फंडिंग होती है उसका पता होना चाहिए, उसका सोर्स कहां है, पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, वो कहां इस्तेमाल हुआ, इस पे क्यों मजहबी चश्मे से उसे देखने की कोशिश की जाती है, फिर राजनीति होने लगती है, फिर कहा जाता है टारगेट किया जा रहा है? क्या आपत्ति हो सकती है इसमें? नहीं होनी चाहिए क्या जांच? ये प्रश्न मुझसे भैया? नहीं, शोएब सिद्दीकी से। शोएब भाई म्यूट है, शायद आप अनम्यूट कर लीजिए। जी भाई देखिए, ऐसा है कि हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। देखिए, मुल्क में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई गतिविधियां मंजरेआम पर आती है, तो पर्दा होती है, तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो उसमें ये ना देखा है किस समुदाय का है। जहां तक आपने मदरसे की बात करिए, तो मदरसे में एक से दिग्गज लोग निकले हैं, हमारे धर्म गुरु बैठे हैं, हमारे बड़े भाई है, उनको भी यह बात मालूम होगी कि अटल बिहारी वाजपेयी जो मुल्क के वजीर आजम थे, भारत रत्न भी उनको मिला था, उन्होंने ही अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया था, जो मदरसे के पढ़े हुए थे। तो ऐसा नहीं हुए, हर जगह अच्छे लोग बुरे लोग भी होते हैं। लेकिन मेरी बात हमेशा बात रही है कि जब मुल्क को खतरा किसी चीज से भी आ जाए, तो एक समुदाय नहीं, जितने भी समुदाय की इस तरह से चल रही है सबकी जांचें की जाए। और ये हकीकत है, फंडिंग कहाँ जो हुई, जिसके ऐसा नहीं किसी मदरसे चलता है, बहुत ही चीज चलती है, मगर नाम डिबेट दूसरी चली आएगी। फंडिंग कहाँ से आती है इसका जांच जरूर होनी चाहिए। पैसे जो आ रहे हैं उस पर लिखा पढ़ी होनी चाहिए। आप देखिए, एक से एक मंदिर है, एक से बड़े बड़े मठ है, जहाँ अरबों रुपए डेली आते हैं, जहाँ गिनने में मशीनें लगाई जाती हैं, उसकी जांच भी होनी चाहिए।
कि आखिर ये हिंदुस्तान का पैसा, हमारा आपका पैसा अगर जा रहा है तो हमारे वहां बड़े बड़े आलिम या बड़े बड़े महंत या बड़े बड़े प्रचार ये लोग किस तरह खर्च कर रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे नहीं दे रहे, गवर्नमेंट को टैक्स बता रहे कि नहीं बता रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसके मुल्क की सुरक्षा के लिए मदरसा ही नहीं, मैं समझता हूँ हर मजहब में जो भी चल रहा है, आश्रम है, कुछ भी हो, सबकी जांचें होनी चाहिए और एक एक पैसे का हिसाब गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ले या सेंट्रल गवर्नमेंट ले। और जहां तक मदरसे की बात है सर, देखिए मैंने हमेशा कहा मदरसे की जांच, अभी आपको राजेश भाई मालूम होगा 2 साल पहले हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने हर मदरसों की जांच कराई थी। और हिंदुस्तान में 2 बड़े मदरसे हैं, लखनऊ में नदवा है और सहारनपुर का देवबंद है। इन लोगों ने जांच में कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई, बल्कि जांच कराई, आज ये मदरसे चल रहे हैं। तो मैंने हमेशा बात कही कि अगर मैं सही हूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो वो तो सरकार भी पैसा देती है भाई, ऐसे भी मदरसे हैं जहां अनुदान दिया जाता है। मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं शोएब सिद्दीकी, ऐसे भी मदरसे हैं जहां सरकार अनुदान भी देती है और यही सरकार है जो ये भी कहती है कि भाई हम आधुनिक करेंगे मदरसों की शिक्षा को, एक हाथ में कुरान दूसरे में लैपटॉप होगा। देखिए राजेश भाई बिल्कुल अच्छी बात आपने कही, हमारे मुख्यमंत्री ने बात कही भी और जाहिर जो मैंने हमेशा एक बात कही कि अगर हमारे वहाँ जो हाफिज कुरान होते हैं या जो मौलाना होते हैं, इनकी तनख्वाहें बहुत कम होती है, दुनिया के अखराजात चलाने के लिए, दुनिया की में रहने के लिए उनको अलग पढ़ाई करनी पड़ेगी, चाहे मैथ हो, साइंस हो, कंप्यूटर हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मदरसों में चलते तो पहले भी ऐसा नहीं है, लेकिन अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने सख्ती के साथ ऑर्डर कर दिया है कि बच्चे इंजीनियर डॉक्टर निकले, जिससे उनकी घर के जो खर्चे हैं, शादी ब्याह होगी, फैमिली बढ़ेगी, कैसे चलेगी, वो जाहिर सी बात है सिर्फ इमाम बनकर किसी मस्जिद का इमाम बनकर नहीं चल पाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। होता क्या राजेश भाई है, इंटेंशन की जरूरत होती है कि आपका इंटेंशन क्या है। जो आप देखिए इस दौर में जो है बेटा अपने बाप का नहीं है, बहन अपने भाई की नहीं है, इस हालात में अगर कोई मुसलमान के लिए अच्छी बात सोच रहा है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, सिर्फ इंटेंशन की बात है। तो जो पैसा जहां भी आता है, जिस समुदाय के धर्म स्तर में पैसा आता है, सबकी जांच होनी चाहिए। सब पैसे कहां से आ रहे, कैसे आ रहे, गवर्नमेंट की निगरानी में है कि नहीं है, वो टैक्स दे रहे कि नहीं दे रहे हैं, कमेटी है तो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, कमेटी में 7 लोग हैं कि ज्यादा लोग हैं, और आपने शोएब सिद्दीकी बंदी हुई तो वो उसके अलावा क्या करते हैं। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के लिए चूंकि आप पढ़े लिखे भी हैं, तो सबकी होनी चाहिए और फेयर काम होना चाहिए। मैंने हमेशा कहा कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरफ से इंसान दिखाई दे, तो आप एक इंसान अच्छा पेश करिए। मैं वेलकम करता हूँ जांच करने का, लेकिन हर समुदाय के धर्म स्थल पे जांच हो, जो पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, कैसे आ रहा है। क्योंकि आप पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, चीजों को समझते भी हैं, मैं बस आपसे इतना जानना चाहता हूं, थोड़ी सी अपनी नॉलेज को और गेन करना चाह रहा हूं कि कहीं आपने ऐसा सुना कि भाई किसी मंदिर में या किसी आश्रम में कोई आतंकी कनेक्शन हो, कोई इस तरह की गतिविधि हो, कोई आतंकी फंडिंग हो, और किसी मदरसे में कभी आपने सुना? दोनों की जरा तुलना करके मुझे एक बार बताएं। देखिए राज भाई, मैंने हमेशा एक बात कही कि आतंकवाद वो किसी भी मजहब का हो, वो उससे मजहब से कोई मतलब नहीं होता है, उसको टारगेट मिलता है, उसको ये बर्बाद कर देना होता है। क्या कहेंगे सर, तो उसका अंजाम तो पता है क्या? अरे सर मैं बताओ, अरे नहीं सर, देखिए उसका अंजाम तो देखिए अभी कश्मीर में हुआ था, हमारे मुल्क के वजीर आजम ने उसका जवाब दिया, जाति पूछ करके गांव खाली करवाएंगे, उसको मारा गया ना, उसको देखिए वो गलत है, वो गलत है सर, वो गलत है, वो गलत है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ खड़े आवाज क्यों उठाते आप लोग? निभाने के लिए हमारे मैंने हमेशा भाई साहब एक बात कही, अपने आलिमों से भी कही कि जो उर्दू के नाम से कमा खा रहे हैं, कि आप मंदिर आम पर अपनी कौम को समझाइए कि इस तरह की हरकतें जो भी कर रहा है, चाहे शोएब सिद्दीकी क्यों ना कोई हो, ऐसा ना करे, एक अच्छा पैगाम दे। मैंने तो हमेशा भी साफ है, आप किसी मुसलमान ऐसे आतंकवादी के खिलाफ या किसी खिलाफ आज तक आप सड़क में उतरे हो? ये तो पत्रकार है, बड़े बड़े पत्रकार है, ये अपने अभी स्क्रीन पर दिखा दे कि मुसलमान समाज कभी भी किसी आतंकवादी के खिलाफ, देखिए सर, देखिए उनके खिलाफ, देखिए सर, जब भी इस तरह की बातें आई उनके खिलाफ उतरा हो, आज तक मैंने तो नहीं देखा कभी भी। मैं बता दूं, देखिए हमारे वहां लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अशोक भाई, जो मैंने सीधा आपसे सवाल पूछा था, देखिए आपने हमेशा इसकी मुखालफत की, नहीं हमेशा उन्होंने जो है एहतिजाज किया। शोएब सिद्दीकी, आपने पैरवी की कि भाई सबके होनी चाहिए जांच, मदरसे ने आपका इशारा जो था वही मंदिर और आश्रम पे था, जैसा कि सर्वेश कह रहे थे। तो मैं तो आपसे जानना चाह रहा था कि कोई आपके जहन में कभी ऐसा आया कि हाँ भाई फलाने आश्रम या मंदिर से कोई आतंकी गतिविधि थी, कोई आतंकी कनेक्शन था, कोई आतंकी फंडिंग थी, कोई इस तरह का जुड़ाव था? हाँ देखिए राज भाई, यहाँ पे मसला आतंकी का नहीं है, यहाँ पे मसला ये है जो फंडिंग आ रही है वो कहां से आ रही है। तो मैंने यही कहा कि जितने भी समुदाय के धर्म स्थल है
जहां पे पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, सबकी जांचें हो। आप देखिए एक से मठ है, एक से मंदिर है, एक से दरगाह है, अजमेर शरीफ ले लिए, जहां अरबों रुपए आते हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान का पैसा है, उसका टैक्स जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसकी जांच सबकी होनी चाहिए। और जो उसमें पकड़ा जाए, शोएब सिद्दीकी पकड़ा जाए, उनके ऊपर आप मुकदमा लिखाइए, उनकी कमेटी को भंग कर दिए। ठीक है, आगे और एक सेकंड, मैंने हमेशा कही कि जहां भी पैसा आता है, चाहे मस्जिद में आए, चाहे दरगाह पे आए, चाहे मदरसे में आए, चाहे आश्रम में आए, किसी में भी आए, उसका एक एक पैसे का हिसाब गवर्नमेंट को देना चाहिए। मैं आलोक बता रहा हूं आपको, चंद्रांशु जी, और जो मदरसे में और मंदिर जो मठ है, जी के साथ फर्क नजर नहीं आ रहा ना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को और ना ही शोएब सिद्दीकी को। तो क्या वो ठीक कह रहे हैं कि भाई जांच फिर सिर्फ मदरसे क्यों? चंद्रांशु जी नहीं, वो अगर इस बात को कहते हैं, देखिए अब ये तो अलग बात है कि इनका जो करना है तो ये हमको टारगेट करेंगे। ये पहला देश ऐसा है कि बहुसंख्यक समाज अपनी हक की लड़ाई के लिए भीख मांगता सरकारों से, और जो अल्पसंख्यक है उसको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, उस पर उतनी सरकार खुद ही मेहरबान रहती है कि उसके पीछे ही कहीं ना कहीं लगी रहती है। वो सही कह रहे हैं कि जब मतलब भाजपा सरकार आई, चाहे इनको हज के लिए हो, चाहे जिस नाम पर हो, कहीं ना कहीं सहयोग सपोर्ट वही दे रही है हमको। बिल्कुल भाई शोएब भाई, बिल्कुल एक पैसे कोई एतराज नहीं है। हमारे मंदिरों की, आश्रमों की, जैसा अभी सपा के प्रवक्ता भैया भी कह रहे हैं, सर्वेश भाई भी और शोएब भाई भी कह रहे हैं, मैं स्वागत करता हूं हमारे सभी मंदिरों की, सभी आश्रमों की। मैं खुले दिल से कहता हूं, आप जांच करवा लीजिए, हमारे यहाँ आने वाले फंड की जांच करवा लीजिए, और जो मशीनें लगती है, मैं कहता हूं कि जहां जहां हमारी सारी जांच करवाइए, पर प्लीज हमारे आश्रमों को, मठों को जो अधिग्रहित करके रखा है और उससे आप मदरसा चलवा रहे हैं, वापस कर दीजिए। हमको बिल्कुल चोर नहीं है तो हमको डर नहीं है, हम खुले दिल से स्वागत करते हैं सरकार को अगर लगे। पर अगर सरकार को, भैया सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को यह लग रहा है कि अभी तक मदरसा से ही 147 निकल रहा है, बारूद वहां से निकल रहे हैं। अभी आप मुरादाबाद के अंदर देख रहे थे, आप जिस समय लड़ाई होती कि मस्जिदों से किस तरह से कितने पत्थर टेक मर के सब बर्बाद कर रहा है। चलिए, सरकार का काम है कि जहां उसको लगता है कि प्रॉब्लम होनी चाहिए, वो ठीक करने के लिए काम करती ठीक है, सिस्टम को ठीक करना चाहिए। उनको लगता है कि हमारे आलोक वत्स जी, मैं आशुतोष जी आपके पास भी आता हूं। आलोक वत्स, सुरक्षित रखने के लिए ठीक, अगर मदरसों में भी आने वाली फंडिंग की या वहां आश्रमों की जांच करना है तो स्वागत है। ठीक है आलोक वत्स, क्योंकि मदरसों की विदेशी फंडिंग की जांच की बात जैसे ही उठी, विपक्ष ये कहने लगा कि साहब असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। जब भी भटकती है और जब भी किसी मुद्दे पे फंसती है सरकार, तो फिर इस तरह के मुद्दे हिंदू मुस्लिम को कर देती है, मदरसों को बीच में ले आती है। आलोक वत्स, देखिए राजेश जी, मैं अभी मुस्लिम धर्मगुरु शोएब सिद्दीकी जी की बात सुन रहा था। इनकी बातों से मैं काफी प्रभावित हूं। ऐसी सोच रखने वाले मुसलमानों का भारत सदैव आदर करेगा और करता रहेगा। लेकिन मैं इनसे एक चीज और पूछना चाहता हूं, थोड़ा हटके, कि क्या कभी हिंदू लोगों ने किसी मस्जिद पर पथराव किया है? किसी मस्जिद पर क्या हिंदुओं ने पथराव किया है? ये बीच में कोई बोल रहे हैं तो रोकिए। हाँ, ये प्लीज म्यूट कर लीजिए प्लीज, पता नहीं कहां से ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, अपना अपना म्यूट कर लें। अभी आलोक जी बोलेंगे सर। देखिए, ये बहुत आवाज आ रही है बीच में। हाँ बोलिए आलोक जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ शोएब साहब से कि क्या कभी इन्होंने कोई ऐसी खबर पढ़ी है जहां हिंदुओं ने मस्जिदों पर पत्थरबाजी की हो? और दूसरी चीज कि इनकी बात से मैं सहमत हूं और मैं हिंदू धर्मगुरु का भी आदर करते हुए कहना चाहूंगा चंद्राशु जी महाराज से कि हिंदुओं में भी बहुत ढोंगी बाबा है। तो अगर जांच होनी चाहिए तो सबकी होनी चाहिए। जैसे एसआईआर में छांट के निकाल रहे हैं ना कि वोटर नहीं है उनको हटा दिया जाए, वैसे हिंदू मुस्लिम में भी पूरा एसआईआर हो और जितने नकली ढोंगी बाबा हो, चाहे हिंदू के या मौलाना के, उन सबको इकट्ठा करके एक जगह जेल में डाल दिया जाए। ऐसे बहुत लोग हैं दोनों धर्मों में जो अब विभिन्न प्रलोभनों से बेवकूफ बनाते आ रहे हैं सदियों से। और रही मदरसे की शिक्षा की बात, तो शायद शोएब सिद्दीकी जी, सर्वेश त्रिपाठी जी मानेंगे कि नहीं मानेंगे मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन शोएब सिद्दीकी जी मानेंगे कि वहां जो मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनसे आप डॉक्टर, कंप्यूटर इंजीनियर
या इंजीनियर या आईटी क्षेत्र के बच्चों को नहीं पैदा कर सकते हैं। वो सिर्फ कुरान को रट्टा मरवाते हैं और कहीं कहीं मदरसों में ऐसी भी शिक्षा दी जाती है कि हिंदू तुम्हारा जन्मजात दुश्मन है, एक दुश्मन को मारोगे तो अल्लाह तुमको जन्नत में स्थान देगा। ऐसे टीचरों से क्या भला हो सकता है इस कौम का? तो योगी जी ने ठीक कहा कि वहां पर प्रशिक्षित जब मुसलमान के टीचर हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं क्योंकि वो दक्ष है, उनके पास क्वालिफिकेशन है, ठीक, तो क्यों नहीं हिंदुओं के भी टीचर मदरसों में जाके पाठ पढ़ाएं? ठीक है, पढ़ाना ही तो है। चलिए, कुरान के लिए एक अलग क्लास हो जहां पर मौलवी साहब आके पढ़ाएं, और जहां अन्य शिक्षा हो वहां पर हिंदू आके पढ़ाएं, ठीक है, जो इस काम में दक्ष है। चलिए, तुम सब नवव्यता आएगी तब आपकी सौहार्द बढ़ेगा, उठना बैठना बढ़ेगा। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, मैं लौटता हूं आशुतोष जी। मदरसों पे जब भी बात आती है, जांच की बात हो, फंडिंग की बात हो, या उसकी जब विदेशी फंडिंग की बात हो, तो फिर तुलना मंदिर मठों से और आश्रमों से की जाने लगती है कि साहब वहां भी होनी चाहिए। क्या कोई फर्क नहीं है? और जिस तरह के मामले मदरसों से जुड़े हुए देश ने देखे पिछले कई दफा, किस तरह की राष्ट्रीय सुरक्षा का भी एक चिंता पैदा हुई, क्या ये ठीक है जैसा कि अभी सर्वेश भी कह रहे हैं, शोएब भी कह रहे हैं? राजेश जी, खाली मदरसों की ही बात नहीं है, सरकार के द्वारा जब भी कोई भी कदम उठाया जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, विपक्ष का काम है उसका विरोध करना, और ये लोकतंत्र में अच्छा भी है। अगर आप सरकार के किसी कदम का लोकतंत्र में विरोध नहीं करेंगे तो सरकार के अंदर उस काम को निष्पक्षता से करने की ताकत नहीं मिलेगी, या मैं कहूंगा कि सरकार को सही तरीका, सही राह दिखाने का काम विपक्ष ही करता है। लेकिन सवाल यह हो जाता है कि कम से कम हम सरकार की मंशा को भांप लें, दूसरा हम ये देख लें कि वास्तविकता में इसका आने वाले समय में प्रभाव क्या होने वाला है, और तीसरा कि क्या देश की सुरक्षा से जुड़ा, युवाओं के भविष्य से जुड़ा, देश की जो आने वाली पीढ़ी है उसके सुधार से जुड़ा अगर कोई मुद्दा है, तो मुझे लग रहा है उसकी समीक्षा करने से पहले, उसकी लानत मलानत करने से पहले थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, 17 अक्टूबर 2025, 17 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया और उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश भर में 1200 ऐसे स्कूल हैं जिनके पास में मान्यता नहीं है, और वो बिना मान्यता के चल रहे हैं। एक दो स्कूल नहीं, 1200 स्कूल, और इन स्कूलों को सरकार ने कहा कि इनकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। 75 जिलों में से 52 जिलों में, केवल 52 जिलों में सरकार ने पूरा सर्वे कराया, और सर्वे कराने के बाद में 1200 स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। उस समय भी हल्ला मचा कि साहब इतने स्कूल बंद हो जाएंगे, बच्चे कहां जाएंगे, दिक्कत है, सरकार तानाशाही कर रही है और उन स्कूलों को बंद कर रही है। एक और आदेश जारी हुआ, यह कहा गया कि जो 50 छात्रों से कम वाले स्कूल हैं, उन स्कूलों को सरकार का पैसा जाता है, और वो सरकार का पैसा नहीं, वो पब्लिक का पैसा है। हर टैक्स पेयर जो भारत में रहता है पूरे देश भर में, उसका पैसा है, और वो पैसा स्कूलों पे खर्च हो रहा है, तो उनको मर्ज कर दो। जहां 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, उनको पास के स्कूल में जाकर के गांव के दूसरे स्कूल में मर्ज कर दो, पैसा भी बचेगा। जो टीचर दिन भर सुबह से शाम तक मोबाइल पे रील देखते रहते हैं, उनको रील देखने का टाइम नहीं मिलेगा, और दूसरे स्कूलों में टीचर्स को मर्ज कर दिया जाएगा, पढ़ाई होगी। बात शिक्षा में सुधार की होती है, लेकिन अगर बुखार आ रहा है आपको और दवाई लेनी है, तो दवाई तो कड़वी होती है ना भैया, कड़वी दवाई लोगे तो जल्दी बुखार सही होगा, होम्योपैथिक की गोली लोगे, चूसते रहो, दिक्कत हो जाएगी। आज सरकार ने यह कहा कि हम मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की जांच कराएंगे। सरकार का कहीं भी कोई आदेश दिखा दीजिए सरकार ने यह कहा हो कि साहब फंडिंग का जांच कराने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। सरकार ने कहा है फलों, फूलों,
खूब पढ़ाओ। हाँ। हमारे देश में एक मदरसा नहीं है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो आंकड़े हैं पिछले 2024 के, उसके अनुसार 38,000 से अधिक मदरसे चल रहे हैं। सभी मदरसे खराब तो नहीं है, और खराब हो रहे हैं तो भैया बहुत पहले बंद हो गए होते ना। हाँ। नहीं चल रहे होते ना, केंद्र सरकार ने भी उनको आगे बढ़ाया, और 28,000 के करीब उनके पास में जो चल रहे हैं उनके पास मान्यता है। मतलब 7,000 से 7 भी नहीं 11,000 के करीब ऐसे हैं जिनके पास में मान्यता नहीं है। अब अगर उनके पास में मान्यता नहीं है तो पहली जिम्मेदारी वहां के प्रबंध तंत्र की बनती है कि मान्यता लो और उसके हिसाब से काम कराओ। राजेश जी, एक चीज और भी है, हमें समझना पड़ेगा कि मदरसा की व्यवस्था क्या है। सिद्दीकी साहब बहुत बेहतर से जानते होंगे, मैं बड़ा थोड़ा सा पढ़ भी रहा था, क्योंकि मदरसा के बारे में मुझे लगा कि अगर मैं बोलूंगा तो कम से कम कुछ चीज तो ऐसी होनी चाहिए जिसको मैं बताऊं। तो मैंने देखा कि मदरसा 2 प्रकार के हैं। एक मदरसा वो है जहां सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जिनको सरकार के द्वारा मान्यता मिली हुई है। ठीक, उनको कहते हैं मदरसा दरसे आलिया। सिद्दीकी साहब बेहतर जानते होंगे। मदरसा दरसे आलिया, यहां हिंदी भी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं, ठीक है, उर्दू भी पढ़ाते हैं, संस्कृत भी पढ़ाते हैं, विज्ञान भी पढ़ाते हैं, मतलब सब कुछ पढ़ाते हैं। और जो दूसरा है मदरसा दरसे निजामी, ये धार्मिक संस्थाओं के द्वारा चलते हैं। धार्मिक संस्थाओं के द्वारा चलने वाले मदरसों में केवल और केवल इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। अब सवाल यह है कि 2 तरीके के मदरसे, और दोनों तरीके के मदरसों पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरकार, आप दोनों चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि सुरक्षा से भी जुड़ा मामला होता है, आप अवैध फंडिंग लेकर के अगर आ रहे हैं, धन कहां से आ रहा है, देने वाला कौन है, क्या वास्तविकता में बच्चों के विकास में लग रहा है या नहीं लग रहा है। स्कूलों पर अगर नियंत्रण सरकार का है, मदरसा है क्या? उर्दू में अगर आप उसका हिंदी रूपांतरण करिए तो स्कूल ही तो है। वो स्कूल जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती है, वो बच्चे जो देश का भविष्य बनेंगे, जो आईएएस भी बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। अब अगर मौलवी साहब बनेंगे वो भी बढ़िया है, फाजिल बनेंगे वो भी बढ़िया है, लेकिन सवाल यह है कि पैसा किसका है? पैसा तो टैक्स पेयर का ही है। धार्मिक संस्थाओं के पास पैसा कहां से आता है? कहां से आता है भाई? चाहे वो चंद्रासु महाराज जी की कोई संस्था हो, उनके पास पैसा कहां से आता है? और या फिर मौलवी साहब का मदरसा चल रहा हो, उनके पास पैसा कहां से आता है? प्राइमरी का स्कूल जो निजी है, उसके पास पैसा कहां से आता है? पहले व्यवस्था होती थी, विधायक जी ने 5 लाख रुपया दिए और 2 लाख रुपया वापस ले लिए, 3 लाख रुपया प्रबंधक खा गया। कितने चले? मैंने आगरा में था, मैंने खबर लिखी थी, खो गए 700 प्राथमिक स्कूल। बसपा के विधायक ने मुझे जो है चेतावनी जारी कर दी, धमकी दी उसने, मैं नाम भी लूंगा उसका, ठीक है, आगरा के विधायक थे, उन्होंने कहा कि साहब मैं घर से उठवा लूंगा। हमने भैया उठवा लो, क्या दिक्कत है? तो सवाल ये कहिए राजेश जी कि जांच हो रही है, मदरसा की जांच नहीं हो रही है। मदरसा चल रहा है, खूब फलेगा फूलेगा, अच्छा है, मैं कह रहा हूं उसमें और अच्छी पढ़ाई होनी। जांच ये हो रही है कि उसमें आने वाला पैसा क्या वास्तविकता में उसके काम पे लग रहा है या नहीं, बच्चों को मिल रहा है या नहीं, ठीक है। और तीसरी, पैसा देने वाला कौन है? मैं बैठा हूं फटेहाल, मेरे पास में रुपया नहीं दो, और मैंने कह दिया कि मैं संस्था को 10 करोड़ रुपया दे रहा हूं। इसमें यानी आपके मुताबिक इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि भाई पैसा कहां से आ रहा है, यही तो पता लगाना है। वो कहीं गलत जगह से ना आ रहा हो, गलत व्यक्ति ना फंडिंग कर रहा हो, गलत काम में ना उस पैसे का इस्तेमाल हो रहा हो। अभी यूपी में घटना हुई थी ना 6 महीने पहले, सबकी बोलती बंद हो गई, कोई बोला ही नहीं। किसी ने कहा साहब 10 साल पहले चल रहा था, किसी ने क्यों नहीं रुकवाया। वो भी एक धार्मिक संस्था चला रहा था, और उसके बाद निकला क्या? ठीक, मतांतरण का एक बहुत बड़ा मामला निकला। तो ये सोचना तो पड़ेगा। हाँ, मैं चंद्रांशु महाराज जी की एक बात से कतई इत्तेफाक नहीं रहता हूं, और मैं उस समय सोच रहा था कि मैं बोलूंगा जरूर। साहब आपसे भी निवेदन है, और साहब त्रिपाठी जी से भी निवेदन है, हर जगह हिंदू मुस्लिम मत सोचो, ना सोचो भैया। 40 करोड़ मुसलमान भारत का जिस दिन आतंकी हो जाएगा, उस दिन कहीं ये हिंदुस्तान तो छोड़ दो, आसपास के 10-5 और जो देश हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगे। जब पहलगाम में मारा आतंकियों ने, तो उन्होंने भले ही धर्म पूछ के मारा, लेकिन वहां उन आतंकियों के खिलाफ लड़ने वाला भी भारत का मुसलमान था। पहली बार मैंने अपने 45 साल के जीवन में देखा कि कश्मीर में पहलगाम की घटना के बाद वहां के युवाओं में जो आक्रोश था, जो कैंडल मार्च किया गया, जो पाकिस्तान को बहुत बड़ी चेतावनी दी गई,
भाई साहब वो भारत के मुसलमान ने दी थी, और भारत का हिंदू और भारत का मुसलमान भारत से प्रेम करता है। हैं 2-4-6 लोग ऐसे जो पूरी कौम को बर्बाद करने का काम करते हैं, लेकिन उनमें से लाखों करोड़ों लोग वो भी हैं जो आज भी भारत के लिए आगे रहते करने का काम करते हैं। चंद्रांशु जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, परंतु अब दिशा में गलत, पूरी बात आपने नहीं सुना। मेरा स्पष्ट मत ये है कि जो एपीजे अब्दुल कलाम जी को मानने वाले हैं, अब्दुल हमीद को मानने वाले हैं, वो मुसलमान हमारे भारतीय, उनसे हम पे प्रेम है। पर जैसे समाजवादी पार्टी हो अफजल कसाब को अगर बचाव में समर्थन में आएगी तो निश्चित तौर पर जो नाम पूछ करके लोग गोली मार रहे हैं उनके साथ ही खड़ी है, उनका समर्थन हम कैसे कर सकते हैं? हमने सीधी सिंपल सी बात कहते हैं कि अब देखिए, जैसे आपने भी अपने बात में कहा, अग्निहोत्री जी, आशुतोष भाई, आप भी बोल रहे हैं इस बात को कि हमारे देश का जो टैक्स पेयर है वो लगातार पे कर रहा है, और उससे ही हमारे गुरुकुल को भी और उससे हमारे समाज को, हर किसी को उससे सैलरी मिलती है। तो हमारा देश के प्रति कर्तव्य नहीं होता क्या? ठीक है। सर्वेश, क्योंकि विपक्ष, हाँ, क्योंकि विपक्ष में है इसलिए सरकार का कोई भी फैसला होता है तो उसकी आलोचना करनी है, या उसका नफा नुकसान देखा जाता है कि भाई ये, क्योंकि कई बार कार्रवाई को बुलडोजर को भी कह दिया जाता है कि साहब ये तो भेदभाव किया जा रहा है, सिलेक्टिव राजनीति है। अभी बुलडोजर को नहीं किया जाता है। हाँ, बिल्कुल किया जाता है, बुलडोजर को एकदम राइटली क्रिटिसाइज किया जाता है, कोर्ट भी क्रिटिसाइज करता है उसको, केवल मैं नहीं करता। रही बात इसकी कि अगर मैं फिर कह रहा हूं कि कहीं भी कट्टरता हो, आशुतोष भैया मैं फिर क्लैरिफाई कर दूं, मैं किसी भी तरह के, किसी भी धर्म के कट्टरता का को एडवोकेट नहीं करता। मैंने सीआरपीएफ में 10 साल सेवाएं दी हैं, कश्मीर में रहा हूं, पहलगाम मेरा योवार रहा है, तो मैं किसी भी तरह की कट्टरता को बढ़ावा नहीं देता। मैं चाहे वो दारा सिंह ने कंधमाल में ऑस्ट्रेलियन मिशनरी को 2 बच्चों के साथ मार दिया हो जो बजरंग दल का था, मैं उसकी भी निंदा करता हूं, और किसी भी आतंकी की या कोई भी जो हिंदू मुस्लिम सौहार्द को तोड़ने की कोशिश करता है, हमारे सोशल फैब्रिक को तोड़ने की कोशिश करता है, उसकी निंदा करता हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं अपनी प्रायोरिटीज वजह से, हमारे वरिष्ठ बड़े जो है आलोक वत्स जी कह रहे थे, वो बिल्कुल मैं सरोकार रखता हूं उनकी हर बात से। वो जो कह रहे थे कि ऐसी, हमें सरकार के उन नीतियों को एकदम कहूंगा कि अच्छा होगा जब वो मदरसे को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। मदरसा, दूसरी बात, 5 नवंबर 2024 को ये फैसला आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, 3 जजेस बेंच थी, जहां उन्होंने साफ कहा कि जो है मुंशी और अलीम तक की पढ़ाई वो अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं, मदरसा एक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। जो क्या कहते हैं, फाजिल और कामिल, जो ग्रेजुएशन और मास्टर्स है वो नहीं कर सकते, वो यूजीसी के अगेंस्ट है। हाँ। वो जो है दैट स्टैंड्स ऑन, उसके हिसाब से सरकार को बेहतर अगर करना है इसमें तो ज्यादा अच्छा है कि वो इन्हीं को स्ट्रेंथन करें, क्योंकि मैं इससे सरोकार नहीं रखता कि कोई मदरसे से आगे नहीं बढ़ा है, और नहीं बढ़ा है तो वो सोचने की जरूरत है, वो हमारी कमी है। एज एन इंस्टीट्यूशन, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, एज एन इंस्टीट्यूशन, एज अ कंट्री हमारी दिक्कत है, क्योंकि वो संस्कृत स्कूलों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए भारत में, वो भी अभी भी काफी पीछे है जहां होना चाहिए हमें, जहां हम थे बहुत पहले। हमारे गुरुकुल बहुत अच्छे थे, अब नहीं है, और वैसे ही ये मदरसों को भी हमें और स्ट्रेंथन करना चाहिए। ये जो डिवाइसिव टेक्निक है ये प्रायोरिटी से दूर ले जा रही है। ठीक है, आलोकवत, केवल इतना सा कहना है। आलोकवत, सवाल नियत पे उठा रहे हैं, वो नीति पे नहीं, नियत पे। आलोकवत, आशुतोष जी ने बहुत सफल शब्दों में पूरी कहानी बयां कर दी है, और सर्वेश त्रिपाठी जी की भी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि हमें नहीं, आशुतोष जी के बात से, कि हमें हर चीज को जो आज प्रचलन हो गया है, फैशन बन गया है कि हिंदू मुस्लिम पर ही ले जाके छोड़ देते हैं। अब्दुल कलाम को कौन भारतीय सलाम नहीं करेगा? अब्दुल हमीद को कौन भारतीय सलाम नहीं करेगा? ब्रिगेडियर उस्मान को कौन भारतीय सलाम नहीं करेगा? अब्दुल कलाम आजाद को कौन नहीं सलाम करेगा? ऐसे लोग समाज में हैं, हमारे साथ दिन रात उठते बैठते हैं, लेकिन जिस तरीके का माहौल अब पैदा कर दिया जा रहा है, उनके अंदर एक डर व्याप्त हो गया है कि जैसे वो अपराधी हों। ये हमें निकालना होगा अगर भारत को सुसंस्कृत करके एकजुट होकर आगे की तरफ ले चलना है। तो सिर्फ पॉइंटिंग अ फिंगर इज नॉट अ सोल्यूशन। आपको आगे बढ़ के, हाँ, लेकिन मुसलमानों को यह सोचना पड़ेगा कि 10 में से
9 आतंकी मुसलमान कौम से ही क्यों पाए जाते हैं? कौन लोग हैं जो इनको प्रश्रय दे रहे हैं? कहां से इनकी फंडिंग हो रही है? कहां से इनको ये शिक्षा दी जा रही है? और गजवाए हिंद का सपना पालने वाले लोग इस देश में क्यों पनप रहे हैं? अगर मुसलमान उनके खिलाफ हथियार नहीं, आवाज भी उठा लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। और हम हिंदुओं को भी इस बात को सोचना होगा कि हम, और आप टीवी वालों को भी सोचना होगा। आशुतोष जी, फिर ये कौन पीछे बोल रहा है? शोएब भाई, आपका ऑडियो थोड़ा उधर से डिस्टर्ब हो रहा है। शोएब भाई, म्यूट कर लीजिए। हाँ, बोलिए। और आशुतोष जी और राजेश जी, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को भी सोचना होगा कि हर टीवी डिबेट को मुस्लिम और हिंदू का रंग देके न रंगिए। लेट अस टॉक ऑन फैक्ट्स, लेट अस टॉक ऑन फिगर्स एंड लेट अस टॉक ऑन डेवलपमेंट। देश डेवलपमेंट पर ही आगे बढ़ सकता है। इसके लिए मेरा विनम्र अपील है सभी सबों से, अब वो वक्त आ गया है जब हम लोगों को सजग तरीके से एकजुट होकर भारत को आगे ले चलने। लेकिन आप जो संदेश दे रहे हैं आलोकवत, हाँ, नहीं तो चौतरफा हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं। ठीक, क्योंकि आलोकवत जो आप संदेश दे रहे हैं बाकी पैनलिस्ट को, क्योंकि बांग्लादेश को पैदा किया भारत ने, हाँ, वो भी आज हमारे तरफ गलत ढंग से मुखातिब है। हाँ, इन सबको सोचते हुए जो भारत के लोग हैं, ठीक कहा इन्होंने, आशुतोष जी ने, अगर सारे मुसलमान आतंकवादी हो गए तो इस देश का क्या होगा कालिया, ये भी तो सोचिए। चंद्रांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, चंद्रांशु महाराज। एक प्रश्न मेरा राजेश भैया बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ले लीजिए। हाँ, देश के आजादी के बाद से एक गांव बता दीजिए कि हिंदुओं ने मुसलमानों को खाली करवा के विस्थापित करवा दिया हो। आप कश्मीरी पंडितों से अभी मुर्शिदाबाद तक ले लीजिए, मुजफ्फराबाद की क्या दशा थी उसको आप ले लीजिए, और फिर बताइए भाईचारा का। जो अभी पहलगाम में जो बचाने के लिए गए थे उनकी संख्या कितनी है? वो एपीजे अब्दुल कलाम की श्रेणी में आते हैं, उनका तो सम्मान हम कर ही रहे हैं। और ये भी बता दीजिए कि वो जो हिंसावादी हैं जो लगातार हिंदुओं के खिलाफ उनके पास शस्त्र उठा करके गांव से विस्थापित कर पा रहे हैं, उनके खिलाफ कितने मुस्लिम संगठन है, कौन सा मुस्लिम है जो उनकी खिलाफत कर रहा है और कौन लगातार आ रहा है? अगर हम ही क्यों ठेका लेकर के रखा है? इसका जवाब आशुतोष जी दे रहे हैं, फिर मैं शोएब सिद्दीकी आपके पास आता हूं कि भाईचारा निभाता रही। आशुतोष जी, उसका जवाब मैं दे देता हूं। आशुतोष भैया उत्तर दिलवाइए हमको। उसका जवाब मैं दे देता हूं। उसका जवाब ये है कि भारत के कश्मीर में हिंदुओं को, आम जनता को निशाना बनाने वालों के साथ में भारत की सेनाएं क्या कर रही हैं सबको पता है। आतंकी के मारे जाने के बाद किसी भी आम मुसलमान ने, मुझे नहीं लग रहा है कि उस आतंकी का समर्थन किया हो। कश्मीर में जब आतंकी मारा जाता है, उसके गोली पड़ती है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि पूरे देश भर के किसी भी हिस्से में उस व्यक्ति के खिलाफ कहीं पर भी कोई आवाज उठती होगी। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। अभी मैंने कहा ना, जो अब के 6 महीने पहले ही घटना हुई थी, यूपी में हुई थी, वहां भी उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने मतांतरण किया, पूरा एक अंबार खड़ा कर लिया था, मस्जिद तोड़ी गई थी, लेकिन कोई बहुत बड़ा, आपके उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा बवाल नहीं हो गया था। उत्तर प्रदेश में भी मुसलमानों की संख्या बड़ी है। मैं मानता हूं बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा गुलदस्ता है भारत, होंगी छोटी छोटी चीजें, 100% होंगी, लेकिन जिम्मेदारी धर्मगुरुओं की भी है, जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की भी है, जिम्मेदारी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की है और हमारे जैसे पत्रकारों की भी है। भैया 40 करोड़ को निकाल के नहीं फेंक सकते। 4 लोगों के लिए 40 करोड़ का अपमान बंद करना होगा। जिस दिन 4 लोगों की गलतियों के कारण, 4 लोगों की दुष्टताओं के कारण 40 करोड़ लोगों के ऊपर सवाल उठना बंद हो जाएगा, उस दिन वो 40 करोड़ भी और तेजी के साथ में आपके देश के, हिंदुस्तान के, हमारे हिंदुस्तान के एकजुटता के लिए खड़े हो जाएंगे। चंद्रांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं शोएब आपके पास आ रहा हूं, जल्दी से चंद्रांशु जी। आज तो भैया खुले शब्द में सुन लीजिए, 2017 के पहले, योगी सरकार के पहले इस देश के अंदर क्या हो रहा था, अगर पट्टी बांध के कहना है तो मुझको कोई जवाब नहीं देना है, पर देश जान रहा था। उससे मुक्त होने के लिए योगी जी आकर के बैठे हुए हैं, उसके खिलाफ ही लेकर के आए थे जो सरकारों में चल रहा था। फिर मैं बोलता हूं,
ये जो दोहरी नीत है ये देश जान रहा है, समाज जान रहा है, हम कहे कितना कहे देश की जनता जान रही है। भाईचारा का खेल ये रहा कि जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक रहे वहां पर इन मुसलमानों ने चारा समझ करके काटा, और जहां हिंदू बहुसंख्यक रहा वहां पर इन लोगों ने भाईचारा निभाया। हम लोगों ने बड़ा दिल करके मंदिरों से, अपने अपने मंचों से रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम में हम लोगों ने गाया, पर किसी मस्जिद से एक बार आवाज आई हो तो आप उस बात को बताइए, बताइए किसका क्या हो रहा है। तो बिल्कुल कि आज हम बोलने लगे, ये बोलने लगे, एक आ गया, एक से सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। ठीक है, हमारे खिलाफ सर्वेश जवाब दे रहे हैं आपको। कोई बिंदु ही आता है। हाँ। अभी सर्वेश भाई हमसे बोलेंगे, कोई मुसलमान बोलने के लिए नहीं आ रहा। हाँ। तो हम लोग ये नहीं कर रहे हैं। आखिर एक भाई मेरा ही खड़ा वो सर्वेश के रूप में सर्वेश बोल रहा है। सर्वेश त्रिपाठी उस तरह कहना ये बात नहीं है। मुस्लिम का पक्ष वही रख रहा है। बाबा मैं मुस्लिम का पक्ष नहीं रख रहा हूँ। मुस्लिम भी मेरे भाई है, जैसे आप मेरे गुरु हैं। मैं पहली बात एकदम मुस्लिम कोई कहीं बाहर से नहीं आया, यही के बाबा विद्वेष फैलाने से कुछ फायदा नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, आपके चरणों में है मेरा सर, मेरी बात सुन लीजिए बस बाबा। नहीं सर्वेश भाई पहले एक चीज क्लियर कर लीजिए। हम तो मुस्लिम द्रोही क्यों बना रहे हैं? जब मैं खुल करके कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आप ये जो कह रहे हैं, ये जो नहीं, मैं 40 करोड़ को मानता हूं, उसमें से 2, 4, 10 होंगे ऐसे, उनको गोली मार दी जाती है। नहीं मानता, जो गद्दार है वो गोली मार दिया जाता है, वो गोली मार दिया जाता है। वो सुनिए मेरी बात सुनिए, मैंने खुद गोली चलाई है बाबा, मेरी बात सुन लीजिए गद्दारों पे, मेरी बात सुन लीजिए। बादशाह भैया जो कह रहे थे, मैं एकदम बस उसको एड अप करता हूँ, वो एकदम सही कह रहे थे। मैं बस ये कह रहा हूँ, सही बात है, किसी को हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं करना चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो विद्वेष है फैलना तब बंद होगा जब सारे चैनलों पे, मेरी अपील है, ये सारे मीडिया कर्मियों से अपील है कि जितने चैनलों पे, चाहे हमारी भी, हम भी इंक्लूड हो जाए, लेकिन जितने धर्म गुरु हैं, ससम्मान कह रहा हूं मैं, चाहे वो जितने दाढ़ी वाले मौलवी जी लोग आते हैं, चाहे किसी भी धर्म के धर्म गुरु हैं, उनके इंटेंशंस और उनके क्रेडेंशियल क्वालिफिकेशंस ये भी क्लियर कर लिए जाए कि ये, क्योंकि ये लोग जो बोलते हैं, बाबा बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं, लेकिन ये समझना है कि ये लोग जो बोलते हैं उससे देश पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम सब इनसे ज्ञान लेते हैं, सब देखते हैं। मैं अपने धर्म गुरु की तरफ देखता हूँ, मुसलमान अपने धर्म गुरु की तरफ देखते हैं। तो केवल मदरसों तक सीमित ना हो, धर्म गुरुओं के भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिस्ट की जाए, उस पर ध्यान दिया जाए, उनकी शिक्षा का भी ध्यान दिया जाए कि क्या वो इस योग्य है कि वो जो बोले वो सुना जाए। हाँ। हम गुरु चुनते हैं, सोच समझ के चुनते हैं। हाँ। और कोई भी गुरु जो चुना जाए उसको ध्यान से देखा जाए कि क्या आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, सही गुरु चुना है आपने कि नहीं चुना है। ये सही बात है कि इस तरह के सामाजिक विद्वेष फैलने से कभी भला नहीं होगा। ठीक है शोएब, चूंकि जब अभी बात हुई कि साहब मदरसों की जांच हो रही है तो मठों की होनी चाहिए, आश्रमों की होनी चाहिए, उन्होंने खुल के कहा कि हाँ होनी चाहिए। ऐसे ही वेलकम क्यों नहीं मुस्लिम धर्मगुरु भी करते कि हाँ भाई कुछ गलत थोड़ी, आइए वेलकम है, जांच कीजिए। क्योंकि राजेश भाई ऐसा है, जो आने वाले कल के मसाइल सोचिए, उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। आज आपकी डिबेट मुझे बहुत अच्छी लग रही है। जितने मेरे मेहमान बैठे हुए हैं सब मेरे हमसे बड़े हैं, उन्होंने अच्छी बात की, खासकर बीजेपी प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत संयम से बोले और उन्होंने उस बात का पैगाम दिया कि मुल्क जो है बिखर ना पाए और कम से कम दो समुदाय में ऐसी बात ना हो। लेकिन मैंने आपसे अभी शुरू में बात कही थी, बिल्कुल हकीकत है, मदरसा या कोई हो, मैं मदरसे को लेकर बात कह रहा हूँ, इसमें घबराने कोई बात नहीं है। देखिए मेरे अभी बड़े भाई बैठे हैं, तो छोटे भाई ने भी शुरू में बात कही, बीच में बात कही कि मदरसे घबराने की बात नहीं है। उनको जो पैसा आ रहा है उसकी जांच होगी कि पैसा कहाँ से आ रहा है, गलत जगह से तो नहीं आ रहा है, बिल्कुल जो आ रहा है कैसे आ रहा है, उसका लिखा पढ़ी हो रही कि नहीं हो रही। तो उसी तरह मैंने कहा कि मुल्क चूंकि आगे बढ़ रहा है तो सिर्फ एक समुदाय नहीं बढ़ पाएगा। और जहां मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी या रियासत के वजीर आजम योगी आदित्यनाथ जी की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि जितने भी धर्म स्थल है जहां पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, उसका टैक्स जा रहा है कि नहीं जा रहा, कमेटी बनी है कि नहीं बनी है, तो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, सबकी जांच हो। और एक बात मैं कहते चलूंगा आपसे दाल, देखिए देश की जो हम लोग की नजर में जाती है, जैसे आजकल आप देखिए जेवर का भाव कितना बढ़ा हुआ है, 4 लाख चांदी, 2 लाख करीब सोना हो गया, लेकिन जैसी सरकारी रेट कम होता है तो ये जेवर के जो करोड़पति लोग हैं जेवर खरीद के काला बाजारी कर रहे हैं, दबाए हुए हैं, और उसको आम पब्लिक को कह रहे 2 लाख में होगा और 2.5 लाख में लेना लो। तो इस पे भी डिबेट करिए। अरबों रुपए के लिए जेवर चौक वगैरह में जाइए, दबा के रखे हुए हैं। आज जैसे 2,40,000 में चांदी है, वो कह 3 लाख में देंगे, तो इन पे कब डिबेट होगी, इन पे कब एक्शन लिया जाएगा।
तो मुल्क जो है एक चिराग पे 100 चिराग जलते हैं। अगर आप बुनियाद देख लें तो हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हो, ये लोग सब सही है, कभी ना हिंदू मुस्लिम बात नहीं करी, लेकिन सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी होती है। आप देखिए वैलेंटाइन डे आ रहा 14 फरवरी को, तमाम तरह के बच्चे निकलेंगे, मना किया जाएगा, तो उससे कब होगा? ना मदरसा हो या कोई धर्म स्थल हो, जिसपे पैसा आ रहा है सबकी जांच हो, कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, सबकी जांच हो। मैं आपके साथ सहयोग देने के लिए तैयार हूं सुरक्षित की। ठीक है आशुतोष, जल्दी से आखिरी राजेश जी, सबसे बड़ी बात है काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रशासन का रिसीवर बैठा हुआ है, आईएएस अधिकारी की निगरानी में रहता है। वैष्णो देवी श्राइन मंदिर बोर्ड आईएएस अधिकारी के पास में है, ठीक है। मथुरा मंदिर सरकार के पास में है। अयोध्या का मंदिर, उसकी भी निगरानी प्रशासन के माध्यम से होती है और सरकार के रिसीवर बैठे हुए हैं, वो काम करते हैं और व्यवस्थाएं पूरी देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार एक समुदाय विशेष को देख करके बात कह रही है। मेरा कहने का मामला यही है कि सरकार अगर काम कर रही है तो सरकार को काम करने दो। सरकार की मंशा पर सवाल तब उठाओ जब आपको लगे कि सरकार ने कहीं से भेदभाव कर दिया। राशन जब बंटता है ना सरकार के माध्यम से, तो वो मुस्लिम और हिंदू और सिख और ईसाई देख करके नहीं बंटता है। राशन तब बंटता है कि जो गरीब पहुंचता है जाकर के थैला लेकर के। तो ये ध्यान देने वाली बात महत्वपूर्ण है। कि सबसे बड़ा विवाद, जैसे मैं भट्ट साहब की भी बात का कहता हूं कि हमें डिबेट तब करनी पड़ती है जब राजनीतिक दल कहीं न कहीं बीच में खाई पैदा करने का काम करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और बड़ी बात यह, चूंकि मदरसों की जब जांच की बात होती है तो उस पर फिर सियासत होने लगती है, और जाहिर है जब सियासत होगी तो फिर मुद्दा तो बनेगा, और जब मुद्दा बनेगा तो फिर उस पर चर्चा भी होगी और उस पर सवाल भी होंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। और ग्रेटर नोएडा से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां यमुना प्राधिकरण का बुलडोजर एक्शन जारी है और जेवर एयरपोर्ट के पास यमुना प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। सीईओ के राकेश सिंह के निर्देश पर कॉलोनाइजर के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है और 400 करोड़ रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। लगभग 1 लाख वर्ग मीटर भूमि से अवैध कब्जा हटाया गया और कॉलोनाइजर अवैध रूप से कॉलोनी काट रहे थे। एरोग्रीन बिल्डर लोगों को एयरपोर्ट के पास घर का सपना दिखा रहा था और कई घंटों तक बुलडोजर चलाकर निर्माण को ध्वस्त किया गया। जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में यमुना प्राधिकरण की कार्रवाई जारी है और यमुना अथॉरिटी के सीईओ आरके सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई यहां पे की जा रही है। जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में एक्शन जारी है। आरके सिंह के आने से अवैध निर्माण वालों की शामत आ चुकी है, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है, एक्शन जारी है। मौके पर अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी राजेश कुमार भी मौजूद रहे, विशेष कार्य अधिकारी शैलेंद्र सिंह और थाना प्रभारी जेवर संजय सिंह भी मौजूद रहे। तो प्राधिकरण उपजिलाधिकारी हरि प्रताप भी मौजूद रहे। तो यमुना प्राधिकरण का बुलडोजर एक्शन जारी। तो बुलडोजर एक्शन जारी है और लगातार अवैध निर्माण पे बुलडोजर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि बहुत समय से प्रतीक्षित एक सशक्त और सार्थक फिल्म गोदान 6 फरवरी को देश भर में रिलीज हो रही है। इस फिल्म का ट्रेलर और पोस्टर हाल ही में सार्वजनिक किया गया, जिसे दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म का विषय सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने एक बार स्पष्ट रूप से कहा था कि उनके लिए स्वराज से भी अधिक महत्वपूर्ण गौ रक्षा का कार्य है और गांधी जी स्वयं गाय की सेवा करते थे और उनका मानना था कि गाय का दूध केवल बछड़े का अधिकार है और इसी भावना के कारण उन्होंने गाय का दूध ग्रहण करना बंद कर दिया था। साथ ही आलोक कुमार ने कहा कि गौ पालन केवल पशुपालन नहीं बल्कि